For a great experience, please lie down, close your eyes, and wear your headphones. Listen to these videos in a calm and peaceful night. Enjoy the video. वेलकम एवरीवन। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने वाला हूँ वो गोवा के हॉन्टेड मेंशन डी मेलो हाउस की है। काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मैं हेल वॉकर की ओरिजिन स्टोरी का पार्ट 2 अपलोड करूँ, लेकिन अभी तक उस वीडियो पर लाइक्स का टारगेट कंप्लीट नहीं हुआ है। उस एपिसोड का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर है, तो प्लीज़ लाइक्स का टारगेट पूरा कीजिए और मैं सेकंड पार्ट अपलोड कर दूंगा। एंड इफ यू लाइक लिसनिंग टू दीज वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर थ्रिलिंग एंड हॉरर नाइट्स। डी मेलो हाउस की असली कहानी जानने के लिए हेल वॉकर को गोवा के मेंटल असाइलम जाना पड़ा, जहां मेरी मुलाकात इस घर के मौजूदा वारिस जेम्स डी मेलो से हुई। जेम्स इस मेंटल असाइलम में काफ़ी सालों से है, जहां उनका इलाज चल रहा है। उनसे मिलने से पहले डॉक्टर्स ने मुझे वार्निंग दी थी कि वो बहुत ही अनस्टेबल और वायलेंट है, लेकिन हमेशा की तरह वार्निंग्स को साइड रखते हुए हेल वॉकर ने जेम्स से उस घर की असलियत और उसके पीछे की घटना जान ही ली। हेल वॉकर केस फाइल्स का 3रा अध्याय लिखने के लिए मैंने जेम्स के कमरे का दरवाजा खोला और खुद से बोला, लेट्स हंट द हॉन्टेड। मैंने रूम में एंटर होने के बाद देखा जेम्स एक कुर्सी पर बैठा था। उसे एक स्पेशल जैकेट पहनाया हुआ था जिससे उसके दोनों हाथ लॉक रहे। उसकी जैकेट में एक कॉलर लगा हुआ था जिसमें से होकर एक चेन जा रही थी और वो पीछे लगी खिड़की से बंधी थी। जेम्स सिर्फ उतना ही आगे बढ़ सकता था जितनी लंबी वो मोटी सी लोहे की चेन थी। मैंने देखा जेम्स से कुछ ही दूरी पर ठीक उसके सामने एक और चेयर पड़ी थी और वो सिर झुकाकर आंखें ऊपर उठाकर उसी कुर्सी की तरफ घूरे जा रहा था। मैं उस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। जेम्स हंसते हुए बोला, मिस्टर वॉकर, मेरे घर की कहानी जानने आए हैं आप? मैंने जेम्स से पूछा, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? जेम्स ने थोड़ी गहरी आवाज में कहा, उसी ने बताया जिसकी वजह से मैं यहां पर सड़ रहा हूं। मुझे लगा जेम्स असाइलम के डॉक्टर की बात कर रहा है। शायद उन्होंने मेरे आने की खबर जेम्स को पहले ही दे दी हो। मैं इस घर की सच्चाई जानने इसलिए आया था क्योंकि डी मेलो फैमिली इसे बेचना चाहती थी और कोई इसे खरीदने को तैयार नहीं था। एक अफवाह थी कि यह जगह हॉन्टेड है, तो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत जेम्स डी मेलो से ही की, जो लीगली इस घर का वारिस था। जेम्स थोड़ी देर चुप रहने के बाद मुझसे बोला, हाँ, मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा क्योंकि शायद आप ही अब मेरी मदद कर सकते हैं। जेम्स ने बोलना शुरू किया, मेरा असली नाम जेम्स डी कोस्टा है। मेरे मॉम डैड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी जब मैं सिर्फ 8 साल का था। मेरे डैड के काफ़ी अच्छे दोस्त मिस्टर क्रिस्टोफर डी मेलो मुझे अपने घर ले आए और मुझे अडॉप्ट कर लिया, और तब से मैं जेम्स डी मेलो हूँ। क्रिस्टोफर का एक बेटा था, फ्रेडरिक डी मेलो, मुझसे 3 साल छोटा था। मिस्टर क्रिस्टोफर बहुत ही अच्छे आदमी थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से पाला, और मिसेस डी मेलो, उन्होंने तो मुझे बिल्कुल अपने बच्चे फ्रेडी की तरह रखा, कभी पराया नहीं समझा। मैंने जेम्स की बात बीच में ही काटते हुए कहा, बुरा मत मानना मेरे दोस्त, लेकिन मैं तुम्हारी नहीं, उस घर की कहानी जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड हूं। जेम्स ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और फिर थोड़ा रुक कर उसने दोबारा बोलना शुरू किया। ये बात उस समय की है जब मैंने कॉलेज कंप्लीट कर लिया था और नौकरी की तलाश में था। फ्रेड अभी भी कॉलेज में ही था। हम लोगों की जिंदगी में एक ऐसा दिन आया जिससे हम सबकी किस्मत पलट गई। बारिश काफी तेज हो रही थी उस दिन। अचानक मिसेस डी मेलो को याद आया कि बाहर बालकनी में कपड़े सूख रहे हैं। उन्होंने मुझे बाहर से कपड़े लाने को कहा। बारिश इतनी तेज थी कि पूरी बालकनी की जमीन पर पानी भर गया था। मैं तार से कपड़े उतारते हुए जैसे ही एक तरफ हटा, तभी मैंने देखा मिसेस डी मेलो जो मेरे पीछे आ रही थी, शायद कपड़े लाने में मेरी मदद करने। उनका पैर अचानक मार्बल के फ्लोर पर पानी की वजह से फिसला और बालकनी से सीधा नीचे गिरी। तीसरी मंजिल से सर के बल गिरने की वजह से उनकी गिरते ही मौत हो गई। मैं और फ्रेड काफी दुखी थे, लेकिन मिस्टर क्रिस्टोफर वो इस बात का सदमा नहीं झेल पाए और 2 दिन बाद उनकी भी मौत हो गई। मैं और फ्रेड एकदम अकेले हो गए। मैं नौकरी ढूंढ ही रहा था उन दिनों, लेकिन नौकरी मिलने पर भी मैं घर का किराया नहीं भर सकता था। मैं इसी कश्मकश में डूबा हुआ था कि घर का किराया और फ्रेड के कॉलेज की फीस दोनों एक साथ नहीं दी जा सकती। तो अब क्या किया जाए? तभी हमारे घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मैंने दरवाजा खोला तो देखा मिस्टर साइमन, हमारे लॉयर,
हाथों में कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके खड़े थे। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और चाय बनाकर टेबल पर रखी। तभी फ्रेडी भी कॉलेज से वापस आ गया। फ्रेडी को देखकर मिस्टर साइमन बोले, अरे अच्छा हुआ फ्रेडी तुम आ गए, तुम्हारे डैड ने तुम्हारे लिए एक वसीयत लिखी है। और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट निकालकर फ्रेड को बताया कि मिस्टर क्रिस्टोफर ने एक मेंशन डीमेलो हाउस फ्रेड के नाम किया है। मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई क्योंकि अब हमें किराया नहीं देना पड़ेगा और फ्रेड के कॉलेज की फीस बड़ी आसानी से भरी जा सकेगी। मैंने मिस्टर साइमन से कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर, अब आप हमें उस घर की चाबियां और एड्रेस भी बता दीजिए। मिस्टर साइमन ने थोड़ा चिढ़ते हुए मेरी तरफ देखा और फिर फ्रेड से कहा, ये घर कई पीढ़ियों से डीमेलो परिवार के पास है और इस घर के कागजात इसके असली वारिस को देने की जिम्मेदारी मिस्टर क्रिस्टोफर ने मुझे दी है। मुझे साइमन की बात थोड़ी बुरी लगी। माना मैं अडॉप्टेड हूं, लेकिन इस बात को बार बार दिखाने की क्या जरूरत है। फ्रेड ने साइमन से कहा, तो सर फिर हमें क्या करना होगा? साइमन ने कहा, तुम्हें मेरे साथ डीमेलो हाउस चलना होगा। अपने काम का सामान पैक कर लो, आज रात तुम्हें वहीं रुकना है। फ्रेड और मैं मान गए। हम दोनों ने अपना बैग पैक किया और साइमन के साथ चल दिए। हम शहर से थोड़ा बाहर की तरफ आ गए थे। तब हमें दूर से ही चांद की हल्की सी रोशनी में वो बड़ा सा घर डीमेलो हाउस दिखा। हम तीनों घर के अंदर गए। मेन गेट पर हमें वहां का वॉचमैन मिला। वो काफी बूढ़ा था, घर की देखरेख वही करता था। वॉचमैन ने साइमन को घर की सारी चाबियां दी और हमारे साथ अंदर आया। जब से हम इस घर के अंदर आए थे तब से मिस्टर साइमन के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। वो थोड़ी थोड़ी देर में घर की छत को, दीवारों को डरते हुए देख रहे थे, मानो कुछ छुपा हो उनमें। वॉचमैन ने 2 कमरे हमारे सोने के लिए तैयार किए। साइमन ने हमसे कहा, आज रात फ्रेड तुम्हें यहीं रुकना है। ये वॉचमैन घर के बाहर कुछ दूर पर एक झोपड़ी है, उसमें सोता है। मैं भी अब घर के लिए निकलता हूँ और तुमसे सुबह आकर मिलूंगा। तुम इस घर के असली वारिस हो, तुम्हें यहाँ कुछ दिखेगा। ये बोलते हुए साइमन ने फिर चारों तरफ नजरें दौड़ाई और फ्रेड से कहा, मैं कल सुबह तुम्हारे पास आऊँगा, तब तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या दिखा और फिर मैं तुम्हें इस घर के कागजात दे दूंगा। और इतना कहकर साइमन वॉचमैन को लेकर वहां से चला गया। मैं और फ्रेड खाना साथ लेकर आए थे। हमने अपने बैग से खाना निकाला और टेबल पर रखा। खाना खाते हुए फ्रेड ने मुझसे पूछा, क्या लगता है जेम्स, आज रात को क्या होने वाला है? फ्रेड थोड़ा डरा हुआ दिख रहा था, तो मैंने उसके डर को भगाने के लिए कहा, ओ कम ऑन फ्रेडी, तुम भी इन अंधविश्वासी लोगों की बातों में आने लग गए। ये बूढ़े लोग बस इसी अंधविश्वास में जीते हैं। होना क्या है, एक बड़ा खाली सा घर, शहर से दूर, चारों तरफ जंगल, इतना बहुत है किसी भी घर को भूतिया कहने के लिए। लोग बस अफवाह उड़ाते हैं और वो कहानी बन जाती है। तुम जरा सोच के देखो, ये घर हमारे लिए कितना लकी है। अब हमें घर का रेंट नहीं भरना पड़ेगा और आसानी से तुम्हारे कॉलेज की फीस दे सकेंगे। ये सुनकर फ्रेड थोड़ा शांत हुआ। हमने खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। मैं पढ़ा लिखा था और मुझे पूरा विश्वास था कि फ्रेडी को आज रात कुछ नहीं दिखने वाला, और ऐसा हुआ भी। सुबह हुई, मैं फ्रेडी के रूम तक गया, उसे उठाया और हम बाहर हॉल में आकर बैठे। फ्रेडी मुझसे बोला, जेम्स, मुझे तो कल रात कुछ भी नहीं दिखा, ना सुनाई दिया, मैं तो बड़े आराम से सोया। मैंने फ्रेड से कहा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि कुछ नहीं दिखने वाला। फ्रेडी ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, लेकिन वो साइमन, अगर उसे पता चला कि मुझे कुछ नहीं दिखा तो वो मुझे घर के कागजात नहीं देगा। मैंने फ्रेड से कहा, तुम चिंता मत करो फ्रेडी, मैं तुम्हें एक कहानी बताता हूँ और तुम वही साइमन को सुना देना बस, और वो मान जाएगा। आखिर सारी भूत की कहानियां एक ही जैसी तो होती है। मैंने जेम्स की बात बीच में ही काटते हुए कहा, 1 मिनट यहीं रुक जाओ। मुझे अब थोड़ा गुस्सा आने लगा था। मेरा लाइटर मेरे हाथ में था जिसे मैं बार बार जला रहा था। मैंने जेम्स से कहा, पहली बात, तुम्हारे कमरे का ये नो स्मोकिंग साइन मुझे बहुत इरिटेट कर रहा है, और दूसरी बात ये कि तुम्हारी बातों में मुझे मेरे काम का कुछ नहीं मिल रहा, और ऊपर से उस घर के बारे में जो अफवाह फैली है वो बस तुम्हारी बनाई एक मनगढ़ंत सी कहानी है। मैं वहां से उठकर जाने लगा तो जेम्स गिड़गिड़ाते हुए बोला, नहीं मिस्टर वॉकर, रुकिए प्लीज, मेरी पूरी बात सुनिए, फिर आप खुद डिसाइड कर लेना। मैं वहां रुक गया और जेम्स ने फिर बोलना शुरू किया। मैं और फ्रेडी हॉल में बैठे बात ही कर रहे थे कि तभी वॉचमैन और साइमन घर आ गए।
डरा सहमा सा साइमन फ्रेड के पास आया और बोला, फ्रेडी, कल रात को कुछ दिखा तुम्हें? फ्रेडी ने मेरी तरफ देखा और फिर साइमन से कहा, हाँ, मैंने कल रात को वो सब देखा। ये सुन के साइमन पीला पड़ गया और उसने डरते हुए फ्रेड से कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो तुमने कल क्या देखा? फ्रेडी ने फिर से मेरी तरफ देखते हुए बताना शुरू किया, मैं कल रात शांति से सो रहा था, तभी मुझे एक हल्की सी आवाज आने लगी। पहले तो मैंने उसे इग्नोर किया, लेकिन वो आवाज बंद ही नहीं हो रही थी। मैं अपने बेड से उठ के उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। आवाज ग्राउंड फ्लोर से आ रही थी। मैंने ग्राउंड फ्लोर पर जाके देखा, तब समझ आया आवाज हॉल से अटैच एक कमरे में से आ रही है। ला 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 ला। मैं उस रूम के बाहर खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे उसका दरवाजा खोलकर अंदर देखने की कोशिश की। तो मैंने देखा उस कमरे की खुली हुई खिड़की के पास एक औरत खड़ी थी। और खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके लंबे खुले हुए बिखरे से बाल, लाल साड़ी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा। कमरे के दरवाजे के पास एक कुल्हाड़ी रखी हुई थी। पहले मैंने सोचा इसे उठा लूं, लेकिन फिर उसे वहीं छोड़ मैं कमरे के अंदर गया और धीरे धीरे उस औरत के करीब जाने लगा। मैंने अपना हाथ बढ़ाया उसके कंधे की तरफ और उसका कंधा हिला के पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो औरत धीरे धीरे पीछे मुड़ी और रोने लगी। उसका चेहरा बालों के पीछे ढका हुआ था। मैंने उससे कहा, तुम रो क्यों रही हो? मेरे इतना कहते ही उसने अपना मुंह ऊपर उठाया और मैं उसे देखकर पूरी तरह घबरा गया था। उसका चेहरा बिल्कुल सड़ी हुई लाश की तरह था। वो जोर जोर से चीखने लगी और उसकी गोद में जो बच्चा था वो अचानक रोने लगा। और उस औरत ने उस बच्चे को दोनों हाथों से उठाया और बड़ी बेरहमी से उस बच्चे की गर्दन मरोड़ दी। मेरा दिल इतनी तेज धड़क रहा था मानो फट के बाहर आ जाएगा। मैं डर से कांपने लगा। वो औरत मेरी तरफ बढ़ने लगी। एक हाथ में वो मरा हुआ बच्चा जिसे उसने पैर पकड़ के उठा रखा था और दूसरा हाथ मेरी तरफ बढ़ाते हुए आई। तभी अचानक मुझे याद आया बाहर पड़ी उस कुल्हाड़ी के बारे में। मैं भागता हुआ कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन वो कुल्हाड़ी अभी तो यहीं थी। कहां गई? और तभी अचानक बहुत जोर से बिजली कड़की। और उस बिजली की रोशनी में मैंने देखा हॉल की सबसे बड़ी खिड़की के आगे एक आदमी खड़ा था, हाथ में कुल्हाड़ी लिए, और वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगा। मेरा पूरा बदन पसीने से भीग गया। मेरा दिल धड़कना मानो बंद ही हो गया हो। मेरी रीढ़ की हड्डी बर्फ सी जम गई। उस आदमी ने तेज चलना शुरू किया और फिर दौड़ता हुआ मेरी तरफ आया। मैं बस आंखें बंद किए अपनी मौत का इंतजार कर रहा था कि कब वो कुल्हाड़ी मेरे जिस्म को छलनी करे और मेरे प्राण मेरे शरीर को छोड़ दे। लेकिन वो आदमी भागता हुआ आया और मेरे शरीर के आर पार निकल गया। मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं दरवाजे से सीधा कमरे के अंदर जा गिरा।
वो लाल कपड़ों वाली औरत उस आदमी को देखकर पूरी तरह चीखने लगी। और उस आदमी ने कुल्हाड़ी हवा में उठाई और एक झटके में उस औरत का सर धड़ से अलग कर दिया। उसने कटे हुए सिर को बालों से पकड़कर उठाया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। मैंने आंखें बंद करी और तभी तेज हवा से खिड़की खुली और बारिश की बूंदें मेरे चेहरे पर आकर पड़ी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो वहां कोई नहीं था। मैं अकेला जमीन पर पड़ा हुआ था। फ्रेड की पूरी कहानी सुनकर मिस्टर साइमन कांपने लगे। उन्होंने कहा, हाँ, तुम ही हो इस घर के असली वारिस। तुम्हारे पापा को भी बिल्कुल ऐसी ही चीजें दिखी थी जब ये घर उनके नाम हुआ था। आप लोगों की फैमिली में काफी पहले एक मैरिड कपल इसी घर में रहता था। वो लड़की मां नहीं बन सकती थी, तो उसके पति को किसी और लड़की से एक बच्चा हुआ जिसे वो अपने घर ले आया। लेकिन उसकी पत्नी को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उसने बेरहमी से उस बच्चे की हत्या कर दी। ये देखकर लड़के ने अपना होश खो दिया और गुस्से में एक कुल्हाड़ी से अपनी बीवी का सर काट दिया। पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में सिर्फ बॉडी ही मिली। कहते हैं कि वो कटा हुआ सर आज भी कहीं इसी घर में छुपा हुआ है। उस आदमी ने वो सर कहीं छुपा दिया और खुदकुशी कर ली। तब से उन तीनों की आत्मा इसी घर में भटकती रहती है। लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम ही वारिस हो। ये लो घर के पेपर्स देकर मिस्टर साइमन काफी खुशी खुशी वहां से चले गए। फ्रेडी ने मेरी तरफ देखा तो मैंने उससे कहा, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें कि सारी भूतों की कहानियां एक सी तो होती हैं। तुम बेवजह परेशान हो रहे थे। और ये कहकर मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। लेकिन ये बात सच नहीं थी। जैसे ही जेम्स ने ये कहा, मैंने उसे थोड़ा गौर से देखा। उसकी आवाज में, उसके चेहरे पर, उसकी आंखों में पागलपन साफ झलक रहा था। जेम्स ने थोड़ा रुक कर फिर से बोलना शुरू किया। मैंने फ्रेडी को कोई कहानी नहीं सुनाई थी। उस रात मैंने अपनी आंखों से वो खौफनाक मंजर देखा था, क्योंकि मैं हूं डीमेलो हाउस का असली वारिस, मिस्टर क्रिस्टोफर का बड़ा बेटा। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। जो इतने सालों पहले उस घर में हुआ था वही डीमेलो फैमिली में भी हुआ। मैं मिस्टर क्रिस्टोफर का ही बेटा हूं, इसलिए वो मुझे घर लाए। और जब मिसेस डीमेलो को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे बालकनी से धक्का देकर मारने की कोशिश की। लेकिन वो खुद गिर के मर गई। ये मेरा घर है, फ्रेडी का नहीं है। मैं हूं असली वारिस, फ्रेडी नहीं। अगले दिन रात को जब फ्रेडी अपने कमरे में आराम से सो रहा था, तब मैं वहां गया कुल्हाड़ी लेके और सोते हुए फ्रेडी का सर धड़ से अलग कर दिया। और उसका वो सर ना उसी घर में मैंने कहीं छुपा दिया है। और तब से मैं यहाँ सड़ रहा हूँ इस पागल खाने में। पागल नहीं हूँ मैं। ये फ्रेडी की बिना सिर की आत्मा हर जगह मेरा पीछा करती थी। सबने मुझे पागल समझकर यहाँ पटक दिया है। लेकिन कटे सर वाले फ्रेडी ने मेरा पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। घूमता रहता है इस कमरे में। आपके आने से पहले आपकी चेयर पे वही बैठा हुआ था। परेशान करता है मुझे। ये चाहता है कि मैं इसका कटा हुआ सर इसे वापस कर दूं। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि मैंने वो कहाँ छुपाया है। नहीं बताऊंगा। मैं अंगड़ाई लेते हुए चेयर से उठा और कहा, वेल, सारी इंफॉर्मेशन देने के लिए और अपना पागलपन दिखाने के लिए थैंक यू मिस्टर जेम्स डीमेलो या डिकोस्टा। अब मैं चलता हूं। मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि वो पीछे से चिल्लाया, नहीं, तुम नहीं जा सकते मिस्टर वॉकर। तुम एक एग्जॉर्सिस्ट हो। ये फ्रेडी को, इसकी आत्मा को जहन्नुम भेज दो। तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। और इतना कहकर किसी जंगली जानवर की तरह हुर्राते हुए मुझ पर झपटा। लेकिन मुझ तक पहुंचने से जस्ट पहले वो अटक गया, उसके कॉलर में लगे चेन की वजह से। मैं इतनी देर खाली बैठा यही कैलकुलेट कर रहा था कि ये कहां तक पहुंच सकता है। एंड माई कैलकुलेशन वॉज परफेक्ट। वो जानवर की तरह कुर्राते हुए मुझसे बोला, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी।
मैंने अपनी पॉकेट से सिगरेट निकाली और उसे जलाते हुए जेम्स की तरफ मुड़ा। धुआं जेम्स के मुंह पर उड़ाते हुए मैंने जेम्स से कहा, मिस्टर जेम्स डी मेलो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, फक ऑफ। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। और हाँ, शायद आपके कुछ सवाल होंगे। क्या सच में मिसेस डी मेलो जेम्स को मारना चाहती थी? क्या जेम्स वाकई क्रिस्टोफर का ही बेटा था? क्या उस डी मेलो हाउस में अभी वो आत्माएं भटकती है और कब तक वहां रहेंगी? क्या वो कटे हुए सर अभी भी उसी घर में छुपे हुए हैं, या ये सब सिर्फ पागल जेम्स की इमेजिनेशन का एक हिस्सा है? तो जरा सोचिए इस बारे में और अपने बाकी के सवाल आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपसे अगले हफ्ते मिलता हूं। इट्स हेल वॉकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।